जो हमारे पहले स्पीकर हैं उनका नाम नवल किशोर कुमार है। वो फॉरवर्ड प्रेस में हिंदी के एडिटर भी हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनके आर्टिकल्स आप फॉरवर्ड प्रेस के वेब पेज पे भी पा सकते हैं। इन्होंने अनगिनत हर महीने इनकी बहुत सारी आर्टिकल्स आती हैं और इन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी है, जिनमें जातियों की आत्मकथा, सभ्यता की कहानी, बिहार की 36 कौमें, थेरी गाथा, महिलाओं की जुबानी। इनकी रचनाओं और इनके आर्टिकल्स में बहुजन विमर्श और नारी विमर्श शामिल है। ये पीडीए की आवाज़, जो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी पीडीए के साथ जो होता है, चाहे वो अन्याय हो या चाहे वो बहुजन वैचारिकी में किसी भी तरीके के प्रयोग हो रहे हैं, उनके सवाल ये उठाते हैं अपनी लेखनी में। तो अब मैं प्रोफेसर नवल किशोर कुमार को आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। साथियों, मैं मूल रूप से पत्रकार हूँ और मेरा काम लिखना रहा है और बोलना मैंने कम ही किया है। तो इस कारण से मैं कुछ लिख कर लाया हूँ, क्योंकि मुझे बोलने में परेशानी होती है। सबसे पहले कृपया मुझे इस बात पर गर्व करने दें कि मेरा जन्म उस मगध में हुआ जहाँ जगदेव प्रसाद ने सामंतवादियों, ब्राह्मणवादियों और जातिवादियों को ललकारा था। आज जेएनयू में उनके बारे में कुछ कहने का मौका आपने दिया है, तो सचमुच गर्व की अनुभूति हो रही है। एक ऐसे महानायक के बारे में बात करना जिसने मैं के बजाय हम को महत्व दिया। वह समाजवादी रहे, लेकिन अपने ही तरह के समाजवादी। यहाँ तक कि उन्होंने डॉक्टर लोहिया के समाजवाद पर भी सवाल उठाया और जब कोई विकल्प शेष नहीं रहा तो शोषित दल का गठन किया। वे हर वंचितों के लिए यही नाम देना चाहते थे। इसके जरिए वे उन्हें एक सूत्र में जोड़ना चाहते थे, चाहे वह ओबीसी की जातियां हों या फिर अनुसूचित वर्ग की जातियां या फिर अनुसूचित जनजाति। उन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बिहार, जो कि एक समय सामंतवादियों का गढ़ बन चुका था, वहाँ खेतिहर मजदूरों के हक में आवाज़ को बुलंद किया और नारा दिया, अब की सावन भादों में गोरी कलाइयाँ कादों में। उन्होंने शासन प्रशासन में भागीदारी की बात की और जोर देकर कहा कि 100 में 90 शोषित हैं और 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनसे जुड़े इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और मुझसे पहले के जो वक्ता इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उन्होंने भी उनके जीवन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखी है। लेकिन मैं आज इस मौके पर बिहार लेनिन को एक ख़ास मकसद से याद कर रहा हूँ और यह है भूमि सुधार। भूमि की उपलब्धता का सवाल, जिसके लिए जगदेव प्रसाद की हत्या तक कर दी गई, वह आज की ही तारीख थी, 5 सितंबर 1974। कुर्था के प्रखंड परिसर में प्रदर्शन के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, मैं मध्य बिहार के पटना का रहने वाला हूं और कम से कम 7 जिलों में हुए भूमि संघर्ष की पृष्ठभूमि और इसके कारण जो कुछ भी बदलाव और फलाफल सामने आया है, मैंने उसे देखा है और जाहिर तौर पर इनमें जगदेव प्रसाद का आंदोलन भी शामिल है। मैं जिन जिलों की बात कर रहा हूं उनमें भोजपुर, पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और नालंदा। लेकिन देखा जाए तो भूमि संघर्ष का जो विस्तार था वो पूरे बिहार में था। चाहे आप मुजफ्फरपुर की बात कर लीजिए, बेगूसराय की बात कर लीजिए, भागलपुर की बात कर लीजिए, मधुबनी की बात कर लीजिए या फिर दरभंगा की बात कर लीजिए। लेकिन हम जिसको वामपंथी संघर्ष की भूमि कहते हैं, उसका जो इलाका रहा वो मुख्य रूप से पटना और उसके आसपास के ज़िले रहे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जगदेव प्रसाद ने सहार, जहां भूमि संघर्ष व सामाजिक सम्मान के लिए राम नरेश राम, रामेश्वर अहीर और जगदीश मास्टर ने सशस्त्र संघर्ष का ऐलान किया, जगदेव प्रसाद ने उनका समर्थन करते हुए कहा था कि पूरे बिहार को सहार बना दिया जाए। जगदेव प्रसाद का यह कहना यूं ही नहीं था। मेरी जहन में 1960 के दशक में रूपसपुर चंदवा से लेकर 2000 में मियाँपुर नरसंहार भी शामिल है, जिन्हें जमींदारों की विभिन्न सेनाओं ने अंजाम दिया और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कम से कम 750 से अधिक लोग मारे गए।
अक्सर वामपंथी पार्टियां यहाँ यह बात छिपा जाती हैं कि इन आंदोलनों के मूल में 1930 के दशक में हुए त्रिवेणी संघ का कि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये आज़ादी के पहले गठित इस संगठन ने अपने घोषणा पत्र त्रिवेणी संघ का बिगुल में कहा कि ज़मीन किसकी है? ज़मीन अपने हाथ चलाने वाले किसानों की है, तुम तो केवल उसके प्रबंधकर्ता हो। प्रबंधकर्ता भी नहीं, गुलछर्रे उड़ाने वाली बुलबुल हो। पर याद रखो, अब गुलछर्रे उड़ाने को ना मिलेंगे। यह तो उनकी मर्जी पर है तुम्हें रखें या ना रखें। यदि तुम इस स्वप्न को वक्तव्य समझते हो तो ऐसे भ्रम में ना पड़ो। वह समय निकट ही है जब किसान राज्य कायम होगा और तुम्हें भी किसान बनना पड़ेगा। यह आपकी बर्बरता पर ही निर्भर करता है और आपकी बर्बरता जितना ही अधिक उग्र रूप धारण करेगी वह समय भी उतना ही जल्दी आएगा। दोस्तों, ये बात त्रिवेणी संघ का बिगुल जो कि 1939 में प्रकाशित हुआ, वो पहला मैनिफेस्टो था बिहार में उन जातियों का जो किसान जातियां थीं, जिसमें दलित भी थे, ओबीसी के लोग भी थे। लेकिन आप देखें उसके बाद में हुआ भी यही। मैं बात कर रहा हूँ 1970 के दशक की, जब जगदीश मास्टर, रामेश्वर अहीर और राम नरेश राम के नेतृत्व में भूमि संघर्ष आरंभ हुआ और बाद में वामपंथी दलों ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब वे दलित बहुजनों के योगदानों को भुला देना चाहते हैं कि इन लोगों के नेतृत्व में मध्य बिहार में सामंतों के खिलाफ भूमि संघर्ष आरंभ हुआ। इनमें दो, मैं नाम ले रहा हूँ उनका, जगदीश मास्टर और रामेश्वर अहीर की हत्या पुलिस ने कर दी थी। उनको एनकाउंटर में मार दिया गया था। वहीं इसी भूमि अधिकार और खेतिहर मजदूरों की मजदूरी के लिए आंदोलन को लेकर 1974 में जगदेव प्रसाद की हत्या कुर्था के प्रखंड कार्यालय परिसर में कर दी गई। भूमि संघर्ष में वामपंथ की विफलता की मुख्य वजह मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि वहां पर आखिर क्या हुआ कि जो भूमि संघर्ष को लेकर के मतलब और जो सामाजिक जो असम्मान था उसको लेकर के जो संघर्ष था वो संघर्ष क्यों रुक गया। तो मैं थोड़ा सा दृष्टिपात यहाँ इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि जगदेव प्रसाद के कोर एजेंडे में ये दो बातें थीं। तो भूमि संघर्ष में वामपंथ की विफलता की मुख्य वजह यह रही कि इस आंदोलन में ने कभी भी दलितों और पिछड़ों के योगदानों को महत्व नहीं दिया। आज भी मुझे लगता है कि 2 या 3 साल पहले से रामेश्वर अहीर और राम नरेश और इनको जगदीश मास्टर को जो है CPI-ML जैसी पार्टियां जो हैं अब याद करने लगी हैं, क्योंकि उनकी चर्चा जो है बार बार की जा रही है। लेकिन आप उसके पहले देखेंगे तो ये वामपंथी पार्टियां भी जो है उनका नाम लेने से हिचकती थीं। तो इसलिए मैं इस सवाल को भी उठा रहा हूं और मैं आपका ध्यान जो है एक खास वक्तव्य की ओर दिलाना चाहता हूं और मैं याद कर रहा हूं विनोद मिश्र जी को। विनोद मिश्र भाकपा माले के भूतपूर्व महासचिव रहे और जो मैं कोट कर रहा हूं वो 1987 में लोक युद्ध में प्रकाशित हुई, जब चौथी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी। वो विनोद मिश्र कहते हैं, जमींदारों, महंतों और धनी किसानों के कब्जे में पड़ी अतिरिक्त गैर मजरूआ रिहायशी ज़मीन दाखिल करने तथा भूमिहीन गरीब किसानों के बीच उसका वितरण करने के संघर्ष में गिने चुने लोगों को ही निशाना बनाया जाता है। आमतौर पर गैर मजरूआ ज़मीन रखने वाले मध्यम तबकों को छोड़ दिया जाता है तथा धनी किसानों के मामले में समझाने बुझाने और उन पर दबाव डालने का तरीका अपनाया जाता है। ये विनोद मिश्र जी ने कहा। सवाल ये है कि ये मध्यम तबका कौन था? ये एक ख़ास तरह की शब्दावली जो है ये विकसित की गई ताकि जो ओबीसी जातियां जो ज़मीन के अधिकार के लिए लड़ रही थी उनको अलग थलग कर दिया जाए। और मैं यहाँ पे इसलिए भी वामपंथी दलों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ज़मीन के सवाल को उठाया तो ज़रूर, लेकिन जिस शिद्दत से उठाया जाना चाहिए था उस शिद्दत से नहीं उठाया गया। खैर, आप इससे यह अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में भूमि संघर्ष कमज़ोर कैसे पड़ी। पिछड़े वर्ग की जिन जातियों को ये वामपंथी मध्यवर्ती जातियां कहती हैं, वे इस भूमि संघर्ष के आंदोलन के साझेदार रहे हैं, चाहे वो सरदार जगदेव सिंह या फिर शिवपूजन सिंह जी की बात कर लें, जिन्होंने त्रिवेणी संघ के जो संस्थापक रहे, JNP मेहता रहे, क्षमा करें,
तो मैं फिर से अपनी बात कर रहा हूँ कि कॉमरेड विनोद मिश्र जैसे दलित नेता भी जो है वो दलितों और पिछड़ों की एकता को तोड़ने के लिए मध्यवर्ती जातियों का राग अलापते रहे, जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि भूमि आंदोलन में दलित पिछड़ी जातियों की एकता को मजबूत किया जाता। फिर उनका यह कहना कि धूर्त तत्वों के द्वारा सारी उपलब्धियां हड़प ली जाती हैं और इस कारण विफलता हाथ लगती है, कोई मायने नहीं रखती। हमें याद रखना होगा कि हमारा और सबका शत्रु कौन है और कौन है जिसके पास 70 पीढ़ियों तक के लिए ज़मीनें शेष हैं। मैं बार बार ये भूमि सुधार का सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि हमारे सामने एक बड़ा सवाल है, जातिगत जनगणना का सवाल है। आरक्षण में जिस तरह की सच्चाइयाँ अब सामने आ रही हैं, भाई NFS का मामला है, हमें शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं दी जा रही है। लेकिन हमें इस सवाल को भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो ज़मीन का जो मसला है इसको हम छोड़ नहीं सकते, ये सामाजिक न्याय का हिस्सा है। और इसी अधिकार के लिए जगदेव प्रसाद ने आंदोलन खड़ा किया और उन्होंने नारा दिया, धन धरती बट के रहेगी। तो ये धन धरती बटने का सवाल क्या है? धन धरती और बटने का सवाल ये है कि हमारा संसाधनों पर भी अधिकार हो और हमें ये लड़ाई लड़नी है। जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई। कई लोग कहते हैं वो उन्होंने शहादत दी। शहादत नहीं दी साहब, ही वॉज किल्ड। उनको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद भी मैं अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण बताना चाहता हूं और ये बात 2008 की है। मैं जहानाबाद के इलाके में था और वहाँ पर रिपोर्टिंग के सिलसिले में गया था। वहाँ मुझे एक पर्चा मिला और उस पर्चे में ये दर्ज था कि 2 केस दर्ज किए गए। 2 केस, जब जगदेव बाबू की हत्या हुई तो 2 केस डायरी भी दर्ज हुए। एक जो वहाँ का लोकल चौकीदार था उसके हवाले से मामला दर्ज कराया गया और एक मामला दर्ज कराया जाता है तकरीबन 9 दिन के बाद, और वो जो कुर्था थाना जो वहाँ पर उनकी हत्या हुई थी उस थाने के थानेदार ने दर्ज कराया था। और जो पहला जो मामला था जिसको चौकीदार ने दर्ज कराया था उसमें साफ साफ था कि जगदेव बाबू जिंदा बच जाते यदि उनका समय पर उनका इलाज करवाया जाता, उनको अस्पताल ले जाया जाता। लेकिन उनको अस्पताल ले जाया नहीं गया। मैंने बाद में, चूँकि मैं पत्रकार हूँ तो मेरा काम है खोजना, और मैंने इस बात की तफ्तीश की कि भाई आखिर वो पहला डायरी है कहाँ। मैंने RTI किया, RTI से बिहार सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में मैंने जो जगदेव प्रसाद जी के समय के लोग राजनेता लोग रहे, मैंने उनसे भी कहा कि भाई आप कम से कम हमें वो केस डायरी तो हमें उपलब्ध करा दीजिए, तो वो आज तक उपलब्ध नहीं है। ये बात बाद में अर्जक संघ के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे उपेंद्र पथिक जी ने ये जानकारी भी मुझे ये कंफर्म किया कि हाँ, जब जगदेव बाबू की हत्या की गई तो वो बच सकते थे, लेकिन उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जगदेव बाबू ने शहादत नहीं दी, उनकी हत्या की गई। और उनकी हत्या जिन सवालों पर की गई है वो 2 मसले हैं। एक मसला है शासन प्रशासन में भागीदारी का और दूसरा मसला है भूमि सुधार का। हमें धन धरती दोनों पर अधिकार चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता है हम इसके लिए संगठित नहीं होते हैं, चाहे हम दलित हों, चाहे हम OBC हों, चाहे हम अनुसूचित जनजाति के लोग हों, आदिवासी लोग हों, जो भी हैं। मतलब कई बार मुझे लगता है जब लोग कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन का जो नारा है वो सिर्फ आदिवासियों का नारा है, नहीं, ये नारा, ये जो डिमांड है, ये बात है वो हम सब के लिए लागू होता है। उसी प्रकार से धन धरती का जो सवाल है वो सिर्फ OBC का सवाल नहीं है, सिर्फ दलितों का सवाल नहीं है, ये हम सब का सवाल है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी राजनीतिक दल हैं जो सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हें अपने एजेंडे में बदलाव लाना चाहिए और कम से कम लैंड रिफॉर्म को प्रायोरिटी देना चाहिए। जैसे आप जातिगत जनगणना के सवाल पर बात करते हैं, आप लैंड रिफॉर्म पे बात करिए। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और यदि आप बात नहीं कर रहे हैं तो आपको किसने हक दिया है कि आप जगदेव बाबू का नाम लें? मैं नीतीश कुमार की सरकार की बात कर रहा हूं और उसके पहले लालू प्रसाद जी की सरकार की बात कर रहा हूं। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी कि हम भाई लैंड रिफॉर्म लागू करेंगे, एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन लालू प्रसाद मुकर गए। इवन 94 में विधानसभा में उन्होंने ये बाज़ाब्ता वक्तव्य दिया और एक सूची भी सार्वजनिक की कि बिहार में कौन कौन किसान हैं
किस किस जाति के किसान हैं जिनके पास 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन है। लेकिन हुआ क्या? लालू प्रसाद जी ने लैंड रिफॉर्म लागू नहीं किया। नीतीश कुमार ने बंदोपाध्याय कमीशन का गठन किया। हुआ क्या? सारी कवायद ठंडे बस्ते में डाल दी गई। और जब उनसे सवाल पूछे तो कहेंगे कि ये बिरनी का खोता है, इसमें हाथ कौन डालेगा? भाई, इसी बिरनी का खोता में हाथ डालने के लिए तो जगदेव प्रसाद जी ने अपनी उनकी हत्या कर दी गई, या फिर कहिए कि उन्होंने अपनी शहादत दी। ये हमारे आपके पसंद का सवाल है कि हम क्या कहते हैं। हम उनको ये कहें कि उन्होंने शहादत दी या फिर उनकी हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खेतिहर मजदूरों का अधिकार मांग रहे थे, ज़मीन पर अधिकार मांग रहे थे, धन धरती पर अधिकार मांग रहे थे। अंत में साथियों सिर्फ इतना कह रहा हूँ फिर से कि ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। ये सिर्फ ओबीसी की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ दलितों की लड़ाई नहीं है, ये अनुसूचित जनजाति आदिवासियों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हम सब की है और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। शुक्रिया।